तो डेडपूल एंड वोल्वरीन में हमको कई सारे ऑसम कैमियोस देखने को मिले। हालांकि स्टोरी लाइन क्योंकि इस पेपर से भी ज्यादा पतली थी, इसी वजह से हमको इसमें कई सारे प्लॉट होल्स और उससे भी ज्यादा सवाल देखने को मिल जाते हैं। लेकिन भाई आया है और एक एक करके सबका जवाब देने की कोशिश करेगा, एक पॉसिबिलिटी बताकर, जिसमें से सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार थॉर रो क्यों रहा था। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस बारे में कि आखिरकार डेडपूल सेक्रेट टाइमलाइन में पहुंचा कैसे। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग डेडपूल को देखते हैं तो साल होता है 2018 और मूवी की टाइमलाइन होती है सेक्रेट वाली, जो मतलब मेन एमसीयू की टाइमलाइन है, जहां पर हम आयरन मैन, इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम सब कुछ देख चुके हैं और इसी टाइमलाइन को ही हू रिमेन्स भाई साहब भी प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो ये सब कुछ हुआ कैसे, और फिर सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर डेडपूल इतनी आसानी से ही टाइमलाइंस में ट्रैवल कर सकता तो व्हाई डिड ही नॉट गेट आउट ऑफ द वॉइड दैट इजीली। तो इसका जवाब भी हमको इसी सीन में मिल जाता है और वो है केबल की वॉच। अगर आप इसे नोटिस करने की कोशिश करते हो, मैंने अपने सेकंड रिवॉच में कुछ ऐसे सीन्स थे जिनको पर्टिकुलरली बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करा और इस सीन में उसकी वॉच को इन्होंने पॉइंट आउट किया है। जब वेड विल्सन अपने फिस्ट की तरफ इशारा करता है तो यू क्लियरली सी द केबल्स वॉच ऑन हिज रिस्ट। तो इसका जवाब भी इसी सीन में मिल जाता है हमको कि प्रोबेबली उसने केबल की वॉच का इस्तेमाल किया होगा। एंड ये सीन डेडपूल 2 से भी कोइंसाइड हो जाता है, क्योंकि अगर दोनों की टाइमलाइन को मैच करके देखोगे तो डेडपूल 2 रिलीज हुई थी 2018 में, ये वाला सीन भी 2018 में टेक प्लेस करता है। तो मतलब उसने उसी वॉच का इस्तेमाल किया, इस वाली टाइमलाइन में आया, हैप्पी से जॉब मांगने की कोशिश करी। जब वो सारी चीजें नहीं हो पाई तो वो अपनी टाइमलाइन में वापस लौट गया एंड देन केबल की वॉच काम करना बंद कर दी या फिर उसके चार्जेस खत्म हो गए। इसी वजह से वो इस मूवी में उस वॉच का इस्तेमाल नहीं कर पाता। और जहां तक रहा इस बात का सवाल कि क्या इस वॉच का इस्तेमाल करके टाइमलाइंस को भी हॉप किया जा सकता था, तो हाँ, आई मीन उसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि वो वोल्वरीन ओरिजिन्स की टाइमलाइन में जाकर के उसको भी उड़ा देता है। तो अब अगर आप इसको इस एंगल से देखने की कोशिश करते हो कि एक्समैन की टाइमलाइन और वोल्वरीन ओरिजिन्स की टाइमलाइन अलग अलग यूनिवर्सेस की है, तो फिर हाँ, उसने टाइमलाइन हॉप करी और होना भी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे में आप वो वाले डेडपूल और रायन रेनॉल्ड्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे और इस वाले डेडपूल और रायन रेनॉल्ड्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे। एक ही टाइमलाइन में दो अलग अलग डेडपूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो क्लियरली उसने सिर्फ टाइम ट्रैवल नहीं किया, उस वॉच का इस्तेमाल करके उसने टाइमलाइंस भी हॉप करी थी उस मूवी में, तो वो सीक्रेट टाइमलाइन में भी आ सकता है, जो उसने किया भी। और क्योंकि हम लोग टाइमलाइंस की बात कर रहे हैं तो दूसरे एक बहुत बड़े सवाल पे भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस मूवी ने टाइमलाइंस को इतनी बुरी तरह से कैसे करके रख दिया। तो इस पूरी चीज को मुझे आपको समझाना पड़ेगा। सबसे पहले आप ऐसे देखो कि लोगन की डेथ होती है 2029 में, जो कि फॉक्स की टाइमलाइन का मतलब 10005 जो ये टाइमलाइन थी, इसका एंकर बीइंग है। अब 2029 में अगर लोगन मरेगा तो वहां से उनकी टाइमलाइन का डिस्ट्रक्शन शुरू होगा। लेकिन पैराडॉक्स भाई साहब डेडपूल को उठा लेते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारी टाइमलाइन लोगन के मरने से डिस्ट्रॉय होने लगी है, क्योंकि वो एंकर बीइंग था और फलाना ढिमकाना, तो इसी वजह से तुम एमसीयू में चले जाओ। लेकिन डेडपूल कहते हैं कि नहीं, मैं इसका रिप्लेसमेंट ढूंढ के ले आऊंगा, और वो हमारा जो इस पिक्चर में हम लोगों ने जो वोल्वरीन देखा उसे लेकर आता है और अपनी टाइमलाइन में फिट कर लेता है। इस वजह से वो टाइमलाइन एक बार फिर से रिस्टोर हो जाती है और डिस्ट्रॉय नहीं होती। Now it all makes perfect sense and it is completely fine unless you start to think about it कि लोगन की डेथ तो 2029 में होनी है और ये मूवी टेक प्लेस करती है 2024 में। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं, ये मूवी भी तो 2029 में टेक प्लेस कर सकती है, तो नहीं। द मोमेंट हम लोगों को वो हैप्पी वाला सीन दिखाया जाता है, उसके बाद एक टाइम जंप होती है और वो है 6 इयर्स लेटर की, जो इसे 2024 की टाइमलाइन में सेट कर देता है। विच मीन्स कि डेडपूल 2 की स्टार्टिंग में हम लोगों ने जितने भी सीन देखे और इसके क्लाइमैक्स में हम लोगों ने जितने भी सीन देखे 10005 की टाइमलाइन के, दे आर ऑल इन 2024। उस टाइम पे लोगन, जो हम लोगों ने लोगन वाली मूवी में देखा था, वो जिंदा होगा, क्योंकि वो 2029 में मरेगा। और सिर्फ वो नहीं, बल्कि लॉरा मतलब जो X-23 है वो भी जिंदा होनी चाहिए। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे होंगे, जो भी चीजें हो रही होंगी वो जिंदा तो होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इस मूवी के एंड तक इस पूरी टाइमलाइन में टेक्निकली 2 लोगन्स हैं एंड 2 X-23 भी। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट? क्या ये सारी चीजें मेक सेंस करती हैं या नहीं करती? और मैंने इसके बारे में बहुत सोचने समझने की कोशिश करी, तो सबसे पहला लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो मेरे दिमाग में है वो ये था कि ये एक बहुत बड़ा प्लॉट होल है। मतलब मार्वल ने भी शायद इस चीज पे इतना ध्यान नहीं दिया और उन्होंने सोचा कि लोग भी उस बारे में इतना सोचेंगे नहीं एंड पॉसिबिलिटी को इग्नोर कर देंगे। लेकिन हम लोग 21 साल के सिनेमैटिक यूनिवर्स को खोल के पी चुके हैं, हम लोग इतनी आसानी से चीजों को इग्नोर नहीं करते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इसमें भी लॉजिक और पॉसिबिलिटीज ढूंढने की कोशिश करी जाए तो ऐसा हो सकता है कि वो लोगन 2029 में अगर मर रहा है तो भी मर ही रहा है ना, इसकी वजह से उनकी टाइमलाइन जो है वो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी। और ये प्रोबेबली टीवीए का एक नेचुरल ऑर्डर है अपनी इनफाइनाइट टाइमलाइंस को ट्रिम करने का। तो अगर कोई भी एंकर बीइंग 2029 में मर रही है, 2035 में मर रही है, 2065 में भी मर रही है, तो भी उसकी टाइमलाइन अल्टीमेटली जाके खत्म होगी 100,000 साल बाद, जैसा कि पैराडॉक्स बताता है। लेकिन
उसने डेडपूल को अभी से बुला लिया बिकॉज उसका मेन एजेंडा डेडपूल से उसकी खुद की टाइमलाइन को रिस्टोर कराने का नहीं था, वो तो डेडपूल की टाइमलाइन को तुरंत ही डिस्ट्रॉय करने वाला था। वो डेडपूल को टीवी में इसीलिए लेके आया था ताकि वो एमसीयू में जाए बिकॉज उसके लिए एक ग्रेटर हायर पर्पस था जो आगे फ्यूचर में होने वाला है। वो तो डेडपूल ने उसको ऐसे इग्नोर किया जैसे मेरे को मेरे मैथ्स के नंबर किया करते थे। तो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्योंकि वो टाइमलाइन आगे पीछे कभी ना कभी तो डिस्ट्रॉय होने वाली है क्योंकि उसका एंकर बीइंग मारा जाएगा, तो इसी वजह से उसको डेडपूल ने अभी से जाकर सप्लीमेंट कर दिया 2024 में। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये वाला वोल्वरीन जो हम लोगों ने इस मूवी में देखा, ही इज डेस्टिन्ड टू डू इवन ग्रेटर थिंग्स जो 2029 में लोगन करेगा उनसे। हालांकि वो करना काफी मुश्किल है, बट फ्यूचर देखा किसने? इन लोगों ने तो अभी अपनी मल्टीवर्सल सागा की शुरुआत ही करी है। हो सकता है कि ये जाकर और भी ग्रेटर पर्पस सर्व करे सीक्रेट वॉर्स में, और इसी वजह से इस टाइमलाइन में इसको एंकर बीइंग से रिप्लेस कर दिया हो। मतलब अब वो वाला लोगन एंकर बीइंग नहीं बल्कि ये एंकर बीइंग है, और क्योंकि ये कहीं जा नहीं रहा और इसको कुछ होने नहीं वाला कुछ लंबे समय तक, तो इसी वजह से इनकी टाइमलाइन की कंटिन्यूटी एक बार फिर से रिस्टोर हो चुकी। लेकिन अगर इसी सैक्रिफाइस वाली थ्योरी को लेके चला जाए तो इसका मतलब ये है कि सीक्रेट टाइमलाइन का एंकर बीइंग हमारा आरडीजे वाला आयरन मैन था जो एंड गेम में मर गया, जिसका मतलब ये है कि अब सीक्रेट टाइमलाइन भी आगे जाके खत्म हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। और सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि ये सैक्रिफाइस ही कोई क्राइटेरिया है एंकर बीइंग होने के पीछे। और फिर अगर आप सैक्रिफिशियल क्राइटेरिया ही चूज कर रहे हो तो इस एंगल से तो सारी की सारी टाइमलाइन आगे जाकर खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सारी एंकर बीइंग ही तो सैक्रिफाइस करेंगे अपने आप को। तो सीक्रेट टाइमलाइन की एंकर बीइंग आई डोंट थिंक इज आयरन मैन। हो सकता है कोई और सुपर हीरो हो, मे बी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को बना दे सिंस वो इतना ज्यादा होलसम फील होता है और प्लस वो स्पाइडरमैन भी है, या फिर कोई और भी सुपर हीरो जो हमें शायद आगे देखने को मिले। लेकिन इस सवाल का जवाब क्या एक ही टाइमलाइन में दो लोगन एग्जिस्ट करते हैं? तो हाँ, एक टाइमलाइन में फिलहाल दो लोगन एग्जिस्ट कर रहे हैं। 2029 में जो लोगन है जिसकी डेथ हो जाएगी उसको क्लियरली मेंशन नहीं किया जाएगा। अब जो वोल्वरीन है यही, और मे भी अगर एड्रेस करना भी हो तो एक ही एक्टर तो पोर्ट्रे कर रहा है। रायन रेनॉल्ड्स का दिमाग बहुत ही खुरापाती तरीके से चलता है, एक जोक की तरह ऐड कर देंगे उसको आगे। फिर इसके बाद एक सवाल जिसने मुझे काफी ज्यादा एक्चुअली में परेशान किया, और वो ये था कि कैसेंड्रा को जब पता था कि जगरनॉट उसके लिए इतना बड़ा थ्रेट बन सकता है तो फिर उसने उसको अपने आसपास क्यों रखा, स्पेशली तब जब उसने मैग्नीटो को हराकर उसका हेलमेट मेल्ट करवा दिया था। और जिन लोगों ने कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ी है वो ये भी सोच सकते हैं कि फिर हेलमेट भी तो उतरवा सकती थी उसका। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जगरनॉट का हेलमेट उतर नहीं सकता, और क्योंकि चलो बात निकल गई है तो थोड़ा सा फेंक ही देता हूँ आपके ऊपर कॉमिक बुक्स का ज्ञान। तो कॉमिक बुक्स के हिसाब से इसका हेलमेट या इसका आर्मर कोई भी नॉर्मल चीज नहीं है। ये क्रिम्सन जेम ऑफ सिटोरैक से बना हुआ है, जो एक मैजिकल मिस्टिकल बीइंग ने अपना कुछ आर्टिफैक्ट छोड़ा हुआ था। इसको जाकर जब ये टच करता है, केन मार्को इसका एक्चुअल नाम होता है, जब इसको जाकर ये टच करता है तो इसके अंदर जगरनॉट वाले पूरे आर्मर आ जाता है। और ये कोई भी नॉर्मल आर्मर नहीं है। इसको लेने के बाद इसे ना खाने की, ना पीने की, ना हगने, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ही इज सेल्फ सस्टेनिंग। तो अब क्लियरली मूवीज में इन सारी चीजों को बताया नहीं गया, ना कभी जेम ऑफ सिटोरैक को मेंशन किया गया है, ना उसके वो ओरिजिन को दिखाया गया है, ना ही कॉमिक बुक एक्यूरेट आर्मर है उसके पास। हम लोगों ने ऑल्दो जो डेडपूल की मूवी में देखा था वो फिर भी थोड़ा बहुत रिजेंबल कर रहा था पूरा सीजीआई वाला, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं मिलता उससे। बट हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही की चीज और भी आती है, और वो ये है कि जगरनॉट कॉमिक बुक्स में चार्ल्स एक्सेवियर का हाफ ब्रदर है। मतलब ये दोनों ब्लड रिलेटेड है और इसी वजह से इन दोनों के बीच में एक सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग रहती है। इनफैक्ट जब जगरनॉट को अपनी पावर्स मिलती है उस जेम को टच करके, तब भी प्रोफेसर एक्सेवियर वहीं पे होते हैं। बट मे भी ऐसा हो सकता है कि इस मूवी में उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन हो, इसी वजह से उसने उसको अपने आसपास रखा हुआ था और जगरनॉट भी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। नहीं तो और कोई भी रीजन समझ में नहीं आता कि ये अपने सेबो को अपने साथ में लेके क्यों घूम रही थी। और इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल के ऊपर, जो मूवी देखने के बाद हर किसी के दिमाग में लट्टू की तरह घूम रहा है, और वो ये कि आखिरकार डेडपूल की बॉडी को पकड़ के थॉर रोक क्यों रहा था। तो देखो, पहले क्लियर कर देता हूं कि इसको लेकर कोई भी कॉन्क्रीट चीजें नहीं बताई गई हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो काफी सारी चीजें समझ में आती है। सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा सीन थॉर द डार्क वर्ल्ड की रिसाइकल्ड फुटेज है, और उसका रीजन भी है। जब डेडपूल एंड वोल्वरीन का इनिशियल आइडिया था तो उसमें से एक इन लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि ये लोग थॉर द डार्क वर्ल्ड के फर्स्ट हाफ को पूरा यूटिलाइज करेंगे, जिसमें डेडपूल और वोल्वरीन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और वो अपने एंगल से इस मूवी को परसीव करेंगे। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये फुटेज उसी चीज का पार्ट हो, एंड दे थॉट कि हाँ एक अच्छा ईस्टर एग और जोक भी होगा तो इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पर, और लोगों को भी कुछ बात करने के लिए मिल जाएगा, जो एक्चुअली में मिल भी चुका है। लेकिन फिर जब मैंने इस वाले शॉट को थोड़ा सा और क्लोजली नोटिस किया तो और भी कई सारी पॉसिबिलिटीज ओपन अप हो गई। देखो, सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि पैराडॉक्स डेडपूल को टीवी में लेके आया एंड वो डेडपूल को मैनिपुलेट कर रहा था ताकि वो एमसीयू में कैसे तो भी करके चला जाए, और उसको पता है कि डेडपूल जितने भी एवेंजर्स लेवल के सुपर हीरोज हैं उनको देखकर कैसे लार टपकाता है, तो
मे बी ऐसा हो सकता है कि उसने एक फुटेज को थोड़ा सा आगे पीछे किया और वहां पे छोड़ दिया हो ताकि डेडपूल उसको देखकर सवाल खड़े करे। एंड वी ऑल नो कि इस मूवी का एक बहुत बड़ा प्लॉट पॉइंट था कि डेडपूल मैटर करना चाहता था। वो आखिरी तक बस इसी परेशानी से जूझता रहता है कि क्या वो मैटर भी करता है इस पूरे मल्टीवर्सल सागा में, उसका कोई इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं। तो वो थॉर वाले सीन को देखकर वो एक्चुअली इसी सोच में पड़ जाता है कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं कि थॉर मेरे ऊपर रो रहा है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि पैराडॉक्स ने ये पूरी फुटेज जो है इसको ऑल्टर करवाया हो लोकी डार्क वर्ल्ड वाले सीन से, एंड उसमें डेडपूल को फंसा के उसको दिखा दिया हो कि देख भाई ऐसा हो सकता है कि तू एमसीयू में जाएगा तो। और फिर जब डेडपूल उसके बारे में पूछने लगे तो बोले नहीं 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 अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा, तुमको देखना नहीं है। तो फिर डेडपूल करे अरे अच्छा ये होना है तो मैं चला जाता हूं तो हो जाएगा फिर। लेकिन यहाँ पे आती है एक दूसरी पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर आप इस वाले सीन को देखते हो तो आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि ये सीन एक्चुअली में है तो थॉर डार्क वर्ल्ड का, लेकिन इसमें से कुछ चीजें इन लोगों ने एक्चुअली में चेंज करी हैं, जिसमें से सबसे पहले आती है थॉर की राइट आई। थॉर द डार्क वर्ल्ड में थॉर की राइट आई के ऊपर कोई भी स्कार नहीं था क्योंकि वो थॉर रैग्नारॉक में हेला ने दिया। लेकिन इस वाले शॉट में थॉर की राइट आई के ऊपर एक स्कार है जो ऑफ कोर्स मार्वल वालों ने डिजिटली क्रिएट किया होगा इस शॉट के लिए। बट क्यों? अगर ये सीन इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, अगर इसको बस दिखा के छोड़ देना था तो फिर इतना ज्यादा स्टेप क्यों लेना कि उसके ऊपर वो डिजिटली स्कार बनाना ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। प्लस अगर आप देखोगे तो डेडपूल का भी आधा मास्क फटा सा हुआ है और ये समझ में आता है कि ये चीज पॉसिबिलिटी है एक फ्यूचर में होने की। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है ये हो सकता है कि ये सारी की सारी चीजें फ्यूचर में टेक प्लेस करें। मे बी सीक्रेट वॉर्स में ऐसा हो सकता है कि ये दोनों टीम अप करें, इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बॉन्डिंग एस्टैब्लिश हो जाए एंड दिस सीन कैन प्ले आउट एग्जैक्टली एज वी आर सीइंग इट राइट नाउ। बट फिर थॉर को इस बात का रियलाइजेशन होगा कि डेडपूल तो मर ही नहीं सकता और मैंने अपने सारे के सारे इमोशंस फालतू में ही वेस्ट कर दिए, और ये दूसरी बार हो जाएगा क्योंकि डार्क वर्ल्ड में भी वो लोकी के ऊपर रोता है और लोकी जिंदा निकलता है तो उसको बड़ा धोखा सा फील होता है। एंड अब वो डेडपूल के ऊपर रोएगा तो डेडपूल भी जिंदा निकल जाएगा, तो थोड़ा सा उसको लगेगा कि यार मेरे आंसू की कोई कीमत तो है नहीं इस दुनिया में। और अगर कॉमिक बुक्स की बात करी जाए तो डेडपूल और थॉर की काफी इंटरेस्टिंग सी केमिस्ट्री रही है कॉमिक बुक्स में, क्योंकि थॉर डेडपूल को जब एक बार मिलता है तो डेडपूल एक ऐसे विलन से लड़ रहा होता है जो खुद भी रीजनरेट करता है और इनकी फाइट काफी लंबे टाइम तक चलते चलते देखकर थॉर थक जाता है और फिर वो इनके ऊपर थंडर स्ट्राइक करता है जिस वजह से दोनों ऐश बन जाते हैं। और जब वो रीजनरेट करते हैं तो एक साथ रीजनरेट करने की वजह से एक सिंगल बॉडी में दो लोग रीजनरेट कर जाते हैं। इस बात से ना तो डेडपूल खुश होता है और ना ही वो दूसरा रीजनरेटेड विलन जिसका नाम मैडकैप था। और फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, तो फिर से थॉर के पास जाते हैं जो ल्यूक केज के साथ होता है इस बार, और दोनों से कहते हैं कि क्या तुमने कभी रस्सी खींचने वाला टग ऑफ वॉर खेला है। कुल मिला के एक तरफ से थॉर खींचता है, दूसरी तरफ से ल्यूक केज, दोनों की बॉडी बीच में से फट जाती है और क्योंकि वो दोनों रीजनरेट कर सकते हैं तो डेडपूल की बॉडी का दूसरा हाफ रीजनरेट कर जाता है और मैडकैप की बॉडी का भी। और ये देखकर थॉर सोचता है कि वो मर गया बट उसने उनको वॉरियर्स डेथ दी है एंड ही जस्ट लीव्स, बट उसको ये पता नहीं होता कि वो दोनों रीजनरेट कर गए। फिर इसके बाद इन दोनों को हम लोग डेडपूल टीम अप में भी देखते हैं जहां पर डेडपूल क्लियरली इज अट्रैक्टेड टू थॉर एंड नॉट इन अ गुड वे। तो मतलब कॉमिक बुक्स में इन लोगों की केमिस्ट्री तो है ही, हालांकि वैसी नहीं जैसे डेडपूल और कैप्टन अमेरिका या डेडपूल और स्पाइडरमैन की है, बिकॉज डेडपूल कैप्टन अमेरिका को तो बहुत ही बुरी तरह से एडमायर करता है और वहीं स्पाइडरमैन की तो गोदी में बैठ जाता है जाकर। बट हाँ, जहां तक मुझे समझ में आया तो थॉर एंड डेडपूल का कुछ ना कुछ तो बहुत ही सीरियसली प्ले आउट होगा आगे की एवेंजर्स मूवीज में। वो क्या है बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। सीक्रेट वॉर्स अब ज्यादा दूर नहीं है, मतलब है तो सही बट पता चल जाएगा। तो ये थे वो सारे सवाल जो मेरे मन में घूम रहे थे। अगर तुम्हारे मन में भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो घूम रहा है तो प्लीज डू लेट मी नो और उनके बारे में भी बात करेंगे। बट साथ में अगर आप चाहते हो कि अपने यूनिवर्स की एंकर बीइंग बनो तो वीडियो को लाइक करो फिर।